हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। अगर आप भी कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिर चाहे वो आपका एमकॉम का एंट्रेंस हो, यूजीसी नेट हो, DSSB हो, NVS, KVS या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो जो आपका कॉमर्स से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉमर्स के एग्ज़ाम के जो घुमा फिरा के हर एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। और जो एक्सप्लेनेशन रहेगी ना वो बहुत डिटेल्ड रहेगी। एक क्वेश्चन को मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी आपको ताकि उसके आगे पीछे का जो भी कॉन्सेप्ट होता है ना वो आपको सब अच्छे से क्लियर हो जाए। उससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन आता है ना आपके एग्जाम में तो आप उसको कॉन्फिडेंटली अटैम्प्ट कर पाओ। तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी कोई और भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उनको भी इक्वली बेनिफिट मिल सके। तो फटाफट से शुरू करते हैं। जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज़ 0.5 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज़ 0.2 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज़ 0.7। मतलब एक इवेंट ए है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, एक इवेंट बी है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 0.7। तब ये पूछ रहे हैं कि ये जो ए और बी इवेंट हैं ये कैसे होंगे। ऑप्शंस आर A and B are dependent, A and B are independent, A and B are mutually exclusive या फिर A and B do have an intersection। तो आप पहले कोई भी क्वेश्चन होगा ना उसका आंसर पहले आप खुद से सोचेंगे, खुद से डिसाइड करेंगे इसका आंसर क्या है, फिर यहाँ से आप उसको मैच करेंगे। ओके, तो एक बार इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से। तो देखो A यूनियन B क्या होता है। सपोज एक इवेंट A है और एक इवेंट बी है, इन दोनों इवेंट को मिला के क्या बन गया, हमारा जो टोटल है वो बन गया ए यूनियन बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि कुछ कॉमन भी हो सकता है ना, ए और बी में कुछ कॉमन भी हो सकता है। ओके, तो इस कॉमन वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है आपका कॉमन वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, या जो भी आपका इवेंट है उसका ये क्या है, इंटरसेक्शन है, जो कॉमन वाला पार्ट है। ओके, और जो इन दोनों को मिला के बनता है ये क्या है, हमारा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बन जाता है, नंबर ऑफ ए या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमने ए को भी ऐड किया और बी को भी ऐड किया, लेकिन क्योंकि इनमें देखो कुछ चीज़ कॉमन थी तो जब आपने ए को ऐड किया ये तभी भी ऐड हो गया और जब आपने बी को ऐड किया ये तभी भी ऐड हो गया। तो ये इट मीन्स दो बार ऐड हो गया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको हम एक बार क्या कर देते हैं, माइनस, ताकि जो डबल काउंटिंग हो गई है ना उसको हम हटा सकें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि ए यूनियन बी क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है ना। अब अगर हम यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अंदर जाएं यहाँ पे, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ दी हुई है ए की 0.5। ठीक है, तो पी ए यूनियन बी की अगर हम बात करें यहाँ पे, विच इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि 0.5 है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी 0.2, और इसमें से हम माइनस कर देते हैं पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। राइट, अब हमें देखो पी ए यूनियन भी दिया हुआ है 0.7। ठीक है, इज इक्वल्स टू, और इन दोनों को ऐड करके भी क्या आएगा हमारा 0.7 ही आएगा। राइट, तो अगर आप यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने जाते हैं तो वो कितना आ जाएगा, 0। यानी कि इन इवेंट के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। हो सकता है उन इवेंट के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। तो वही सिचुएशन हमें यहाँ पे दी हुई है कि इनके बीच में जो इनका इंटरसेक्शन है ना वो 0 आ रहा है, यानी कि यहाँ जो हमें इवेंट दिए हुए हैं ना इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ कॉमन नहीं होता उस केस में हमारे इवेंट्स कैसे होते हैं, ठीक है, यही हमें बताना था यहाँ पे। तो ये वाला केस है यहाँ पे कि हमारे पास कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है ए और बी के बीच में। ठीक है, तो ऐसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं, जब हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी यानी कि प्रोबेबिलिटी जो होती है कॉमन वाले पार्ट की वो 0 आती है, देन द इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये चीज़ ध्यान रखना। इसका मतलब क्या होता है कि एक टाइम पर या तो आप इवेंट ए को चूज़ करोगे या आप इवेंट बी को चूज़ करोगे, दोनों एक साथ हैपन नहीं हो सकते। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जब हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी 0 है उस केस में हमारे इवेंट्स कैसे होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब साथ में ये भी समझ लेते हैं यहाँ पे कि ये इंडिपेंडेंट कब होते हैं और डिपेंडेंट कब होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ द इक्वेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब जब जो कॉमन वाला पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पार्ट है वो इक्वल हो जाए किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। क्लियर है इतना? तभी हमारे इवेंट कैसे हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन डिपेंडेंट कब होते हैं, जब हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए के। इसका मतलब क्या है, देखो इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या है कि एक इवेंट का होना दूसरे इवेंट को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं कर रहा, उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, एक इवेंट के होने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे कोई भी इम्पैक्ट या इफेक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, जब एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे को इफेक्ट करती है, उसको बोलते हैं हम डिपेंडेंट इवेंट। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये चीज़ें नोट डाउन कर लेना साथ साथ, ताकि आपकी क्लैरिटी और अच्छे से होती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड रिमेन्स अनचेंज एंड इट्स प्राइस चेंजेस, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड सेम रह रही है लेकिन प्राइस चेंज हो रहा है, देन द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कोफिशिएंट कितना होगा, इक्वल टू 0, 0 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा या स्मॉलर देन 1 होगा। तो फिर वही आपको करना है कि आपको ऑप्शन को खुद से पहले चूज़ करना है, फिर यहाँ से आंसर को मैच करना है। ओके, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्चुअली होता क्या है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अगर इसको हम मैथमेटिकली लिखने जाएं तो परसेंटेज चेंज इन कैसे निकालोगे आप, मतलब कोई ओल्ड क्वांटिटी रही होगी आपकी, फिर न्यू क्वांटिटी आती है ना। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से निकालते हैं हम इसको, Q2 माइनस Q1 अपॉन में, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो Q1 इंटू 100, राइट, यही करते थे ना। Q1 क्या है हमारी ओल्ड क्वांटिटी और Q2 क्या है हमारी न्यू क्वांटिटी, अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालोगे आप, P2 माइनस P1 अपॉन में P1, क्योंकि उसी के कंपेयर से निकाल रहे हैं, इंटू 100। अब 100 से 100 आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, चेंज इन Q, इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन Q जो चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, अपॉन में चेंज इन P। अब ये जो P1 नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, तो इनटू में P1 अपॉन में ये नीचे आ जाएगा Q1, इस तरीके से। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। और यहाँ पे हम माइनस भी लगा देते हैं ताकि जिससे हमें पता चलता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला भी पता चल गया आपको इसके साथ साथ। लेकिन अगर यहाँ पे आपको फॉर्मूला नहीं भी पता होता ना, तो भी आप इसका आंसर कर सकते थे। कैसे? क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसने क्या बोला यहाँ पे कि कोई भी चेंज नहीं हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में, वो अनचेंज्ड रह रही है। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया, 0, लेकिन प्राइस में तो आपके चेंज हो ही रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो जब ऊपर 0 होता है तो हमारा आंसर क्या आता है, 0। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 0, कि जब प्राइस में चेंज होने से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, उस केस में जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है इनमें से जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। मीन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, मीन एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होते। मोड इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, मोड अफेक्ट होते हैं एक्सट्रीम वैल्यू से। नन ऑफ दीज, या फिर मीडियन डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो फटाफट से अपना आंसर बताओ और फिर मैच करो। ओके, तो यहाँ पे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि मीन, मोड और मीडियन होता क्या है एक्चुअली। ओके, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो मीन होता है ना वो एक्चुअली होता क्या है, वो एवरेज होता है किसी भी डाटा का। ओके, और जो मोड होता है हमें पता है ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन नंबर, जो मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर होता है किसी सीरीज़ के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, मोड। और मीडियन क्या होता है, मीडियन इज़ द मिडल ऑफ द सेट ऑफ द नंबर्स, मिडल में क्या है जो हमें ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू जाएं, एक एग्जाम्पल है जिसमें मैंने कितनी ऑब्जर्वेशन ली हुई है यहाँ पे, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर आपको मेन निकालना है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, इन सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करोगे और जो ऐड करके आएगा उसको 5 से डिवाइड कर दोगे। 5 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एवरेज निकालना है ना, और यहाँ पे मेरे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, 5, तो मैं इनको 5 से डिवाइड कर दूंगी, राइट। और मोड क्या होगा यहाँ पे, देखो इसने बोला जो मोस्ट कॉमन नंबर है। अब इस सीरीज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो मोस्ट कॉमन नंबर क्या है, 10, तो 10 क्या हो जाएगा हमारा, मोड हो जाएगा, क्योंकि 10 ही ऐसा नंबर है, ऑब्जर्वेशन है, जो 2 बार आ रही है या इन सबसे ज़्यादा बार आ रही है, राइट। और मीडियन क्या होता है, इसने बोला मिडिल सेट ऑफ द नंबर, यानी कि मिडिल वैल्यू। अब इन पाँचों में से मिडिल वैल्यू क्या है, देखो 20, तो 20 क्या है यहाँ पे हमारा मीडियन है। ओके,
तो आई होप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले भी आपको मीन, मीडियन और मोड क्लियर हो गया होगा, राइट। अब इसने बोला कि इनमें से एक्सट्रीम वैल्यू से कौन सा अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे, जो मीन है ना वो आपका एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है। एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये आगे वाली और ये लास्ट वाली, ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब मैंने बोला कि मीन निकालते टाइम आप सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर इन पे कोई इंपैक्ट पड़ता है, इनमें कोई चेंजेस होता है, तो मीन में भी चेंज होगा, राइट। तो यहाँ पे इसने बोला है कि मीन जो अफेक्ट नहीं होता एक्सट्रीम वैल्यू से, तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया, ठीक है। इसने पूछा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये वाली तो करेक्ट नहीं है, ओके। उसके बाद इसने बोला मोड इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़, मोड अफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यू से, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मोड होता है वो फ्रीक्वेंट नंबर होता है, ठीक है। अगर आपका एक्सट्रीम वैल्यू में कोई फ्रीक्वेंट नंबर नहीं है, सपोज यहाँ पे 10 एक ही बार होता है ना, और मैं 20 ऐसे इसको इस तरीके से मैं इसको लिख देती, तो क्या हमारा मोड एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता, नहीं। पहले भी वो 20 है, और अगर मैं यहाँ से कुछ 10 को चेंज करके यहाँ 15 कर दूँ, तभी भी हमारा मोड क्या रहता, 15 रहता। तो मोड भी एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता ऑल टाइम, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट इज नन ऑफ दीज, तो पहले लास्ट वाला ऑप्शन पढ़ ले, तभी हम बता पाएंगे ये है या नहीं, ठीक है। फिर इसने बोला मीडियन डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मीडियन जो है डिवाइड करता है डाटा को 2 इक्वल पार्ट में, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्योंकि मीडियन में मैंने आपको क्या बताया, ये जो मिडिल वैल्यू होती है, ठीक है। तो आधा डाटा आपका इधर गया, आधा इधर गया, जो बीच में है वो क्या है हमारा मीडियन। तो थर्ड वाला ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट है, ये हमारा राइट ऑप्शन है, सिर्फ यही स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो आई होप आपको मीन, मीडियन और मोड का कॉन्सेप्ट भी इस क्वेश्चन के साथ क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि कितनी डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, सिर्फ हम यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर नहीं देख रहे, ओके। तो इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू फॉर अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा 11th क्लास में, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है यहाँ पे बताना है हमें, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो ट्रू नहीं है वो बताना है, ठीक है, जो ट्रू है वो नहीं बताना, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन को इनकम्प्लीट पढ़ते हैं या जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं और हमारा आंसर हम गलत कर देते हैं। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है देखते हैं यहाँ पे। इसने बोला इट इज़ अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, सेंट बाय द फर्म टू द बैंक, या फिर पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट। अब आपको यहाँ पे फटाफट से बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ट्रू नहीं है, ठीक है। फिर आपको यहाँ से चूज़ करना है कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है। तो बैंक रिकन्सिलेशन एक स्टेटमेंट होती है जो प्रिपेयर की जाती है किसी भी बिजनेस के द्वारा, ताकि वो चेक कर सके कि जो उनकी पासबुक है और जो उनकी कैश बुक है, जो बिज़नेस खुद से प्रिपेयर करता है, उसमें जो डिफरेंसेस आ रहा है बैलेंस के अंदर, वो क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन प्रिपेयर करता है, बिजनेस प्रिपेयर करता है, एक चीज़ ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो होता है कोई अकाउंट नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट होती है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। पूछ लिया जाता है कभी एग्जाम में, इसको घुमा के भी दे सकता है क्वेश्चन को। तो अब अपने ऑप्शंस को देखते हैं। इसने बोला इट इज़ अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, इट इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट। डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट क्या होता है, जैसे आपका लेजर हो गया, जर्नल हो गया, इनमें हम डबल एंट्री का ध्यान रखते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि हम मैच करते हैं अपने बैलेंसेस को पासबुक और कैश बुक के। फिर इसने बोला इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, क्योंकि ये पार्ट नहीं है डबल एंट्री सिस्टम का, ओके। फिर इसने बोला सेंट बाय द फर्म टू द बैंक, कि ये सेंड की जाती है फर्म के द्वारा बैंक को, तो ऐसा भी नहीं होता। ये जो फर्म होती है या बिजनेस होता है वो इसको अपने पास ही रखता है, जस्ट वो मैच करने के लिए बनाते हैं इसको, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स हो गई। पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट, इसको लेजर अकाउंट में भी पोस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि हम लेजर अकाउंट में क्या पोस्ट करते हैं, जर्नल एंट्री इसको पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो एक स्टेटमेंट है ना, तो इसको पोस्ट नहीं करते। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो कौन कौन सी हमारी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। अब ये किस ऑप्शन में दिया हुआ हमें, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा करेक्ट हो गया थर्ड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेड डेफिसिट, इनमें से कौन सा ट्रेड डेफिसिट है, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट इज लेस देन इम्पोर्ट, या फिर नेट एक्सपोर्ट इज लेस देन जीरो, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब आप फट से वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर सोचो और देन मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ओके।
तो यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट का मीनिंग क्या होता है, व्हेन द इम्पोर्ट्स एक्सीड्स इट्स एक्सपोर्ट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। मतलब जब आपके जो इम्पोर्ट हैं, जो आप बाहर से सामान लेते हो दूसरी कंट्री से, वो ज़्यादा होता है रेदर दैन, या किसके कंपेयर में, जो आप बाहर एक्सपोर्ट करते हो दूसरी कंट्रीज़ को, तो उसको हम बोलते हैं हमारे ट्रेड में डेफिसिट हुआ है। अब वो किस किस वजह से हो सकता है, तो देखो अभी हमने पढ़ा कि जब आपका एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट से, तब तो आपका ट्रेड डेफिसिट होता ही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। फिर इसने बोला नेट एक्सपोर्ट इज़ लेस देन जीरो। नेट एक्सपोर्ट इज़ लेस देन जीरो का मतलब क्या है, यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट का मतलब पहले समझो यहाँ पे, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है यहाँ पे देखो कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट जो आता है उसको हम बोलते हैं क्या, नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये नेट एक्सपोर्ट लेस देन ज़ीरो कब आएगा, मतलब ज़ीरो से कम कब आएगा ये, जब आपका इंपोर्ट ज़्यादा होगा और एक्सपोर्ट कम होगा, ठीक है। तो इसने क्या बोला यहाँ पे, नेट एक्सपोर्ट इज़ लेस देन ज़ीरो, इसका मतलब हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है किससे, एक्सपोर्ट से। तो अगर इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से तो उस केस में भी ट्रेड डेफिसिट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक चीज़ देखो, अगर आपके दो ऑप्शन सही है यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। तो अगर इसके बारे में आपको आइडिया भी नहीं है, सेविंग इज़ लेस देन इन्वेस्टमेंट, तब भी ट्रेड डेफिसिट होता है या नहीं, तो भी हम बता सकते हैं कि हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। लेकिन यहाँ पे समझ लो इसको, जब सेविंग भी हमारी लेस देन होती है इन्वेस्टमेंट से, उस केस में भी हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे ऑल ऑफ द। आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए हैं आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल आपको किसी भी क्वेश्चन में इनमें से डाउट है, या फिर कोई और आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है, तो आप फ्रीली मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके सारे प्रॉब्लम के डाउट्स को सॉल्व करने का। एक बार फिर अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर इट मोर एंड मोर, जितना आप कर सकते हो। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।